सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम जो एन सी आर टी 10th साइंस की बुक है उसमें चैप्टर 3 का सेक्शन 3.5 जो कि कोरोजन के बारे में है उसको पढ़ेंगे। ओके। सो बाकी हमने इसके पहले 4 वीडियोज में 4 सेक्शन को डिटेल में कवर किया है 1 बाय 1 करके। ओके। सो कोरोजन में हमने चैप्टर 1 में भी कोरोजन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ा था, तो वो यहाँ पे जस्ट उसको रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू द एयर। तो सिल्वर की चीज़ें आप रखोगे तो वो कुछ समय बाद ब्लैक हो जाती हैं। जैसे आप ज्वेलरी वगैरह देखोगे सिल्वर की, वो धीरे धीरे पहनने पहनने वो ब्लैक हो जाती हैं, राइट। बिकॉज वो क्या होती है कि वो जो एयर में, हमारे एयर में बहुत सारा सल्फ़र होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो जो सल्फ़र एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती हैं, और ये सिल्वर सल्फाइड की जो कोटिंग मतलब ये बनती है कोटिंग, ये ब्लैक कलर की होती है। तो इसीलिए वो ब्लैक हो जाती है कुछ समय के बाद। सिमिलरली फिर कॉपर के लिए आपने देखा होगा, जो कॉपर का अगर घर में आपके बोतल होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कॉपर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है जो कि एयर में रहता है। तो एयर में क्या होता है, हमेशा ड्राई एयर नहीं रहेगी। जैसे बारिश के मौसम में या ज़्यादा ह्यूमिड मौसम है तो वहाँ पे एयर में मॉइस्चर भी होता है। तो मॉइस्चर और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, तो वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कॉपर रिएक्ट करता है स्लोली। ऐसा नहीं कि कॉपर का जस्ट अभी चमकता हुआ बोतल आपने रखा है या कोई चमकता हुआ बर्तन रखा है वो तुरंत ग्रीन या वैसा हो जाएगा। कुछ समय के बाद वो अपनी जो साइनी सरफेस होती है, साइनी ब्राउन सरफेस को लूज कर देता है और उसके ऊपर आप ग्रीन कलर का एक कोट आ जाता है ना। तो आप बोतल वगैरह अगर आपके घर में होगा तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, या कॉपर का कोई भी बर्तन होगा तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। सो दिस इज बिकॉज कॉपर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, तो वो कॉपर कार्बोनेट की वजह से ही वो बोतल हमारा क्या होता है, वो ब्लैक मतलब ग्रीन कलर का हो जाता है, बिकॉज इट इज़ ग्रीन इन द कलर। ओके, कॉपर कार्बोनेट। सिमिलरली आयरन के बारे में देखें कि आयरन, अगर आप आयरन की चीज़ें हैं उसको मॉइस्ट एयर में रख लिए तो मॉइस्ट एयर में लॉन्ग टाइम के बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जमा हो जाता है। फ्लैकी मीन्स जो कि ब्राउन कलर, तो वो तो कलर हो गया। फ्लैकी मीन्स जैसे वो परत टाइप में होता है ना, उसको आप देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे पीसेज निकलते रहते हैं। तो जैसे आयरन की आप सरिया देखोगे या रॉड देखोगे जो कि ये कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होता है, तो उस पर आप देखोगे कि तो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जमा हो जाता है जब वो बहुत दिन तक खुले इन्वायरमेंट में रहता है, जिसको कि हम ये रस्ट बोलते हैं। तो वो रस्ट लग जाता है आयरन में, वो बोलते हैं, राइट। तो कंडीशन अंडर हुई द आयरन में, मतलब आयरन में जो रस्ट लगते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या होती हैं। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी 3.14 को परफॉर्म करना होता है। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या दिया गया, हमें इसमें 3 टेस्ट ट्यूब बोला है। 3 टेस्ट ट्यूब ABC लेंगे, उसमें एक में कुछ वाटर रखेंगे और वाटर में आयरन की नेल रखे। यहाँ पे क्या लिया, वाटर लिया, वाटर में ये रस्टी आयरन, ये तो आयरन वाटर लिया और इसको कॉर्क से बंद कर दिया और उसके अंदर आयरन की नेल ले लिया। दूसरे में क्या है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड या डिस्टिल्ड वाटर लिए, बॉइल्ड टू रिमूव एनी डिजॉल्व एयर। तो इसमें क्या है, जब नॉर्मल वाटर लिया और नेल्स रख दिया तो इसके अंदर तो एयर बंद रहेगी जब कॉर्क बंद किया। अब इसमें क्या है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लिया है तो बॉइल्ड कर देंगे तो जो वाटर के अंदर एयर होती है वो रिमूव हो जाती है, राइट। जो कोई भी डिजॉल्व एयर होती है वो रिमूव हो जाती है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर में ऐसा होता है। तो यहाँ पे एयर है ही नहीं, राइट। और इसमें क्या है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, बॉइल्ड टू रिमूव एनी डिजॉल्व एयर। तो बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर जो लिए तो उसमें कोई एयर थी नहीं, और उसके ऊपर एक ऑयल का लेयर रख दिया। ऑयल का लेयर इसलिए रखा कि बॉयल तो करके आपने एयर निकाल दिया, फिर से आप रखोगे तो फिर से एयर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एयर फिर से डिजॉल्व ना हो वाटर में, इसीलिए ऑयल का एक लेयर लिए। तो यहाँ से लीकेज मतलब लीक नहीं होगा, वायर बोल रहा हूँ, सॉरी, एयर क्या कहते हैं, वाटर में फिर से नहीं डिजॉल्व होगा। जो भी एयर रहेगा वो ऊपर ही रहेगा। और इसको भी कॉर्क से बंद कर दिया। फिर एक C वाली टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हाइड्रस कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया है।
तो ये ड्राइंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ड्राइंग एजेंट होता है। एनहाइड्रस मतलब जिसमें, हाइड्रस मतलब वाटर से रिलेटेड होता है, तो एनहाइड्रस मतलब जिसको बिल्कुल सूखा हो, जो कि वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मतलब इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई होगा, राइट। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे पूरा जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो पूरा का पूरा ड्राई एयर है। तो यहाँ ड्राई एयर है और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर वाला एयर है, और इसके अंदर पूरा मतलब एयर डिजॉल्व भी है वाटर के अंदर। इसके अंदर क्या है, ये बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर था, इसमें वाटर के अंदर एयर नहीं है, बाकी ऊपर तो है ही है, और वाटर लेयर, ऑयल के लेयर से इसको हमने प्रिवेंट करके रखा है टेस्ट ट्यूब बी में। ओके, फिर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि आयरन जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें जो आयरन की नेल्स थी, नेल्स मतलब कील्स जो होती हैं, तो टेस्ट ट्यूब ए में जो आयरन की नेल्स होती हैं वो रस्ट हैं, और जो टेस्ट ट्यूब बी और सी में जो आयरन की नेल्स रखी हैं वो डू नॉट रस्ट, उसमें कोई भी रस्ट नहीं लगा। तो केवल इसमें ही रस्ट लगा है, बाकी दो में रस्ट नहीं लगा है, राइट। सो फिगर के बारे में तो डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पे वही चीज़ हो गया जैसा कि मैंने बताया कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया था तो वहाँ पे ड्राई एयर है, और यहाँ पे क्या है, एयर ड्राई नहीं थी, मतलब एयर तो थी बट एयर को सेपरेट कर दिया था वाटर से। तो बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लिया था जिसमें कि एयर रहेगी नहीं, और उसके ऊपर हमने ऑयल का एक लेयर रख दिया था, तो ऑयल मतलब फिर से उस वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी, तो ये किया था। और पहले वाले में तो वाटर में भी एयर डिजॉल्व थी और बाहर भी एयर थी। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन का जो हमने डिस्कस किया कि टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नेल जो है उसमें रस्ट लग जाएगी और बी और सी में नहीं लगेगी। अब क्यों नहीं लगेगी वो देखते हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, नेल्स जो होती थी, जो आयरन की नेल्स थी वो एयर और वाटर दोनों के साथ एक्सपोज थी, जबकि टेस्ट ट्यूब बी में नेल्स जो थी वो ओनली वाटर के साथ एक्सपोज थी, एयर नहीं थी, राइट। यहाँ पे एयर को हमने रिमूव कर दिया था, पहले तो बॉइल्ड वाटर लिया, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लिया तो एयर पहले से ही नहीं थी, और उसको बाद में उसके ऊपर एक लेयर लगा दिया, राइट। यहाँ पे एक लेयर ऑफ ऑयल रख दिया, तो फिर से जो एयर थी वो फिर से इसमें डिजॉल्व नहीं हुई। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो है एयर और वाटर दोनों था, और टेस्ट ट्यूब बी में केवल वाटर था, और टेस्ट ट्यूब सी में केवल ड्राई एयर थी, वहाँ पे वाटर ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया था जो कि जो भी मॉइस्चर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया था, राइट। वो ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है। और अब ये कंडीशंस हमें क्या बताती हैं, इसका कंक्लूजन क्या होता है वो देखते हैं। सो आगे वही दिया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन कैसे करेंगे, कोरोजन, क्योंकि अभी तो जैसे वो रस्ट लग गया तो ये कोरोसिव नेचर हो गया, राइट, कोरोजन हो गया, तो उसको कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं वो यहाँ पे आगे इस सेक्शन में डिस्कस किया है। तो रस्टिंग ऑफ द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, यहाँ पे बहुत सारे तरीके दिए गए हैं कि आयरन में रस्ट ना लगे, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर पेंट लगाते हैं। तो आप देखोगे घरों में जो ग्रिल्स वगैरह होती हैं, लो आयरन की कोई चीज़ होती है तो उसको पेंट कर देते हैं, दरवाज़ा अगर कोई है तो उसको पेंट कर देते हैं, तो वहाँ पे रस्ट नहीं लगता। तो पहला तरीका हो गया पेंटिंग। फिर दूसरा, अगर ऑयल लगा दिया आपने तो उसमें कोई रस्ट नहीं लगेगा, ग्रीसिंग कर दिया तो उसमें कोई रस्ट नहीं लगेगा। फिर गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है, उसमें भी कोई रस्ट नहीं लगता है। फिर उस पर फिर पांचवा तरीका है उस पर क्रोम की प्लेटिंग कर देना, ओके। और फिर एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज, ये होता है। तो एलॉयज जनरली बना देते हैं तो उस पर भी रस्ट नहीं लगता है। जैसे एसएस जो होता है स्टेनलेस स्टील, वो भी आयरन का एक एलॉय है, तो उस एलॉय में कोई भी हमारा रस्ट नहीं लगता है। तो एलॉय बना देंगे तब रस्ट नहीं लगा। और एनोडाइजिंग हमने पीछे भी पढ़ा था कि एनोडाइजिंग मतलब ऑक्साइड का एक थिक लेयर मेटल्स के ऊपर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर ही हैं, जो चीज़ें मतलब पहली बार आप शायद सुन रहे होंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे बुक में एक्सप्लेन किया गया। तो एलॉइंग क्या होता है और गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, और प्लेटिंग और एनोडाइजिंग तो आपने ऊपर भी पढ़ा था, ओके। सो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्टील एंड आयरन। तो स्टील और आयरन दोनों को प्रोटेक्ट करने का एक मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन फ्रॉम द रस्टिंग बाय कोटिंग देम इन अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो जिंक का एक थिन लेयर, उस पर हम
कोट कर देते हैं, जिंक का एक थिन लेयर की कोटिंग लगा देते हैं स्टील और आयरन पे टू प्रिवेंट इट या टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रस्टिंग। तो इस मेथड को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं ना। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक की एक थिन लेयर आयरन या स्टील के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो गैल्वेनाइज आर्टिकल जो होता है वो रस्टिंग से प्रोटेक्टेड होता है, और जिंक कोटिंग अगर प्रोटेक्ट हो जाती है, मतलब जिंक की जो कोटिंग हम पहले चढ़ा रहे हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में, अगर जिंक की कोटिंग जो होता है वो ब्रोक हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है, तब भी वो रस्ट से प्रोटेक्ट करता है उसको। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जिंक और आयरन दो चीज़ें हैं, राइट। तो आयरन और जिंक में जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है। तो जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है, तो जैसे ही मान लो ये पूरा एक लेयर है, यहाँ पे ये मेटल का ये पूरा सब्सटेंस था, ये कोटिंग है, राइट। तो ये कोटिंग में यहाँ पे मान लो थोड़ा सा ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे जो जिंक होता है वो आयरन जो भी एक कंपाउंड है उसमें से आयरन को मतलब आयरन को डिस्प्लेसमेंट कर देगा। चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हो जाएगी, तो वहाँ पे जो आयरन होगा उस आयरन को डिस्प्लेस करके जिंक का एक खुद का लेयर बन जाएगा वहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर जिंक की कोटिंग ब्रेक भी हो गई तब भी आयरन में रस्ट नहीं लगेगा, चूँकि कोटिंग ब्रेक होने के बाद फिर से जिंक का एक लेयर बन ही जाएगा अपने आप। ओके। फिर एलॉइंग ये भी एक अच्छा मेथड होता है उसकी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो एलॉइंग तो एक तरीका हो गया कि एलॉइंग जब करेंगे तो हो सकता है कि उसका कोरोजन से मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक तरीका होता है, और जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं एलॉइंग से, राइट। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेटल। जब मेटल्स का एलॉइंग करते हैं तो हमें वहाँ से डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। ओके। सो जैसे कि अब उसमें एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया कि आयरन मोस्ट वाइडली यूज मेटल होता है ना, आयरन बहुत ही वाइडली यूज होता है, और हमें इसको कभी प्योर स्टेट में नहीं यूज करते, क्योंकि प्योर स्टेट में क्या होता है, आयरन बहुत ही सॉफ्ट होता है, राइट। प्योर स्टेट में मेटल्स कभी यूज ही नहीं होते हैं, और ये बहुत ही हॉट होने पर बहुत ही इजीली स्टेट हो जाता है, तो इसलिए प्योर स्टेट में कभी आयरन यूज ही नहीं होता है। बट इसमें जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन जो कि 0.05% होता है, 0.05% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम का आयरन है तो 100 ग्राम में 5 ग्राम, राइट, यही हुआ ना। 5 ग्राम भी नहीं हुआ, 0.05, 100 ग्राम हुआ तो 0.05 ग्राम है ना, बहुत कम मात्रा में। जब अगर इसमें हम कार्बन मिला देते हैं तो ये हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर प्योर आयरन है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जब उसमें कार्बन मिला देते हैं अप टू 0.05% तो वो हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है, और तो हम उसको यूज करते हैं। तो कार्बन मिला करके यूज करते हैं तो उसका हार्डनेस और मतलब स्ट्रांग हो जाता है। और जब ये निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें आयरन होता है, क्रोमियम होगा प्लस निकल होगा, राइट। 3 चीज़ें मिल करके हमें स्टेनलेस स्टील मिलती हैं। तो इसमें क्रोमियम जो होता है वो 18% लगभग होता है, और निकल जो होता है लगभग 8% के आसपास होता है। बाकी सब रिमेनिंग जो होता है वो आयरन होता है स्टेनलेस स्टील में। तो इस तरीके से स्टेनलेस स्टील मिलता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, और स्टेनलेस स्टील कभी रस्ट नहीं होता। तो आपने देखा होगा जो आपके ग्लास वगैरह घर में होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील में कभी रस्ट नहीं लगता है, इसलिए वो महंगा भी मिलता है बर्तन, क्योंकि उसमें कोरोजन से प्रोटेक्शन रहता है। ओके। दस इफ़ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेज इच प्रॉपर्टी चेंज। तो आयरन वही बताया कि आयरन को अगर हम दूसरे सब्सटेंस के साथ अगर मिक्स करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जैसे कि कोरोजन होना बंद हो जाता है। इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ़ इट इज मिक्स विद द सम अदर सब्सटेंसेज, जो कि हमने बताया कि कोई भी मेटल जब दूसरे मेटल के साथ मिक्स होता है तो वो एलॉय बनता है, और उसकी प्रॉपर्टीज जो पहले जो दोनों प्योर मेटल्स हैं उनसे अलग ही कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं, राइट। तो द सब्सटेंसेज एडेड मे बी ए मेटल और नॉन मेटल। तो जो सब्सटेंसेज को हम मिक्स कर रहे हैं एलॉय के लिए वो मेटल्स टू मेटल्स भी हो सकता है और मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आयरन के साथ हमने कार्बन मिक्स किया तो ये तो मेटल है और नॉन मेटल है, तो ये इन दोनों को मिल करके भी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ना, क्योंकि पहले तो वो सॉफ्ट आयरन था, जब उसमें कार्बन मिक्स किया तो वो हार्ड हो गया और स्ट्रांग भी हो गया। तो नॉन मेटल और मेटल्स भी मिल सकते हैं और मेटल्स भी मिल सकते हैं, राइट।
सो एलॉय की यहाँ पे डेफिनीशन दी गई है, एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू एंड मोर मेटल्स और ए मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल, दो मेटल्स का भी मिक्सचर हो सकता है या एक मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, और वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। होमोजेनियस मतलब कि आप अगर ये पूरा मिक्सर है तो उसमें आप जहाँ भी जाओगे मतलब एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी, ऐसा नहीं कि कहीं पे कार्बन इकट्ठा है कहीं पे आयरन इकट्ठा है। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग आप रहेगी। और इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मिरल। तो प्राइमरी मिरल जैसे वहाँ पे होता है तो आयरन को पहले आप मेल्ट कर लो, देन इसमें जो अदर एलिमेंट है कार्बन को थोड़ा सा डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जैसे यहाँ पे डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या था 0.05%, तो 0.05% में मिला दो तो वहाँ से हमें एलॉय मिल जाता है। या इस केस में स्टेनलेस स्टील में क्या है, आयरन को पहले आप मेल्ट कर लो, उसमें 18% क्रोमियम डाल दो और 8% ये डाल दो तो स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। अगर 100 ग्राम आप आयरन ले रहे हो तो उसमें 18 ग्राम ये ले लो और 8 ग्राम ये ले लो और निकल ले लो, तो ये आपका स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। ओके, सो ये हो गया। देन अब फिर जब मॉल्टन स्टेट में ये दूसरा मेटल सब्सटेंस को मिला देते हैं एलॉइंग के लिए, फिर उसको डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद उसको हम कूल कर लेते हैं रूम टेम्परेचर तक, तो वहाँ से हमें एलॉय मिल जाता है। ओके, फिर आगे हमारा दिया गया है कि प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड क्या होता है, जिसको कि हम 24 कैरेट गोल्ड, चूँकि गोल्ड में आप देखोगे तो बोलता है कि ना 24 कैरेट है, 18 कैरेट है या 22 कैरेट का गोल्ड है। तो जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, और जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उससे क्या होता है, ज्वेलरी वगैरह हम नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है तो आप तुरंत हाथ से थोड़ा सा इधर उधर भी बेंड करोगे इट विल ब्रेक। हाँ, वो हार्ड नहीं होता है, तो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं। तो इसको ज्वेलरी बनाने के लिए मतलब ज्वेलरी बनने के लायक होने के लिए इसमें हम सिल्वर या कॉपर कुछ मिलाते हैं। तो सिल्वर और कॉपर जब इसमें मिला देते हैं तो वो 22 कैरेट का गोल्ड बन जाता है, और मतलब उससे कम कैरेट का गोल्ड बन जाएगा, 24 कैरेट से कम कैरेट का गोल्ड बन जाएगा, और उसको हम ऑर्नामेंट या ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो 22 कैरेट का गोल्ड का मतलब यही हुआ कि 22 पार्ट ऑफ द प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद द 2 पार्ट ऑफ द कॉपर या सिल्वर। तो 24 कैरेट तो प्योर गोल्ड हो गया, अगर 22 कैरेट का है तो मतलब 22 पार्ट तो प्योर गोल्ड होगा, और उसमें 2 पार्ट या तो कॉपर मिला देंगे या तो सिल्वर मिला देंगे, तो 22 कैरेट का गोल्ड हो गया। ओके, सो इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द एलॉय इज नोन एज द अमलगम। तो मरकरी भी एक मेटल है, तो हमने पढ़ा कि एलॉय मतलब मेटल टू मेटल भी हो जो मेटल टू मेटल का जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा वो भी एलॉय होता है, और मेटल और नॉन मेटल का भी होता है, राइट। तो अगर जो दो सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर रहे हैं, तो अगर उसमें से एक मेटल मरकरी है तो उस तरीके से जो एलॉय बनता है उसको हम एमलगम बोलते हैं। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जो मरकरी का जो एलॉय होता है, मरकरी एलॉय जो होता है उसको हम एमलगम बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो एलॉय हम बना रहे हैं उस एलॉय की जो प्योर मेटल्स होंगे, राइट, जिसको हम दो मेटल को मिक्स करके ही हम एलॉय को बना रहे हैं, राइट। तो जो एलॉय बना है उसका मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर मेटल से कम होगी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिया गया तो ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक इन दोनों का एलॉय होता है। सिमिलरली जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज भी कॉपर और टिन इनका एलॉय होता है। नॉट गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कॉपर और टिन का जो एलॉय, कॉपर देखोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर की अच्छी होती है, राइट। बट अगर उसको हम टिन के साथ मिल करके ब्रॉन्ज एलॉय बना लिए तो ब्रॉन्ज उतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, और कॉपर यूज फॉर द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जबकि हमारे घरों में जो देखोगे जो वायर्स आते हैं वो कॉपर के, बहुत सारे वायर कॉपर के वायर होते हैं, जो कि कॉपर के वायर इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजिली, बहुत ही इफ़िशिएंटली फ्लो होती है, अच्छा कंडक्टर होने की वजह से उसके वायर बनाते हैं। बट अगर उसी से हम एलॉय बना लिए, टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज एलॉय बना लिए, तो ब्रॉन्ज अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। ओके, फिर सिमिलरली यहाँ पे तीसरा एग्जांपल भी दिया है, सोल्डर। तो पहले हमने ब्रास पढ़ा, ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, ये आप याद रखना है, राइट।
तो यहाँ पे मैं फिर से लिख ही देता हूँ। ब्रास जो होता है वो कॉपर प्लस जिंक का होता है, ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर प्लस टिन का होता है, और जो सोल्डर होता है, अब ये तीसरा चीज़ पढ़ रहे हैं, तो सोल्डर टिन और लेड का एलॉय होता है, राइट। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसको वेल्ड करने में इसका यूज होता है। जैसे आप बोलोगे ना, आप सुनते होगे कि वायर की सोल्डरिंग करना है, तो जब वायर की सोल्डरिंग करते हैं तो ये सोल्डर वाला एलॉय लेते हैं, और इस सोल्डर एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो थोड़ी सी हीट देते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। तो दो वायर से जो आपस में आएंगे तो यहाँ पे सोल्डर एलॉय डाल देंगे तो ये कनेक्शन हो जाएगा, ये दोनों वायर से जुड़ जाएंगे, है ना। ये वायर इधर से आया, ये वायर इधर से आया, यहाँ पे सोल्डर का एलॉय डाल देंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मतलब ऐसे वायर रखोगे, उसको हीट करोगे, तुरंत मेल्ट हो करके बीच दोनों वायर्स को ज्वाइंट कर देगा। ओके, तो ये दिया गया। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है, हम जैसे दिल्ली में एक आयरन पिलर है, राइट। तो उस आयरन पिलर के बारे में बताया गया है कि वंडर ऑफ द एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, एंशियंट इंडियन मेटलर्जी का वंडर मतलब वो क्या है, तो इसमें कुतुब मीनार है ना, हो सकता कोई गया हो तो देखा होगा, अभी तक तो मैं नहीं गया हूँ। तो दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में एक आयरन का पिलर है ना। ये 1600 ईयर एगो बनाया गया था आयरन वर्कर्स इन द ऑफ इंडिया, जो इंडिया के आयरन वर्कर्स थे उनके द्वारा 1600 ईयर्स एगो बनाया गया था, और दे हैव डेवलप्ड ए प्रोसेस व्हिच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। तो ये आयरन का ही पिलर है और इसमें अभी तक रस्ट नहीं लगा है, राइट। तो आप सोचो कि मतलब 1600 ईयर एगो मतलब ऐसा प्रोसेस डेवलप किया जो इंडियन वर्कर ने कि इसमें अभी तक रस्ट नहीं लगा। फॉर इट क्वालिटी ऑफ द रस्ट रेजिस्टेंस की जो क्वालिटी है, इसके लिए बहुत सारे वर्ड से साइंटिस्ट आए उसको एग्जामिन करने के लिए कि इसमें हमने मतलब इसमें क्या किया गया है कि इसमें रस्ट नहीं लग रहा है ना। तो ये एक वंडर हो गया, एक तरीके से अजूबा टाइप में है। ओके, कि रस्ट क्यों नहीं लग रहा है, ऐसा कौन सा प्रोसेस डेवलप किया कि जिससे आयरन में रस्ट नहीं लग रहा है। और इस पिलर की कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि इस पिलर की जो हाइट है वो 8 मीटर हाइट है, और ये 6 टन मतलब 600, एक टन मतलब एक टन, आप देखोगे एक टन का मतलब होता है 1000 kg, राइट। तो 6 टन मतलब 6000 kg के आसपास इसका वेट है। ओके, सो ये दिया गया। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें ये बोला है जिंक मैग्नीशियम कॉपर आर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। तो उसमें पूछ रहा है किस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, हमने अभी ऊपर पढ़ा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ में वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वो पढ़ते हैं। तो हमने ये टेबल जो आपको बताया था कि जब रिएक्टिविटी टेबल मतलब आप पढ़े थे तो ये सेंटेंस बताया था उसको याद रखने के लिए। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, तो प्लीज़ मतलब सोडियम, यहाँ पे है ना, प्लीज़ मतलब पोटेशियम, यह पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्युमिनियम, जेब्रा मतलब जेड, जिंक, आई मतलब आयरन, लाइक मतलब लिथियम, ओके, हर मतलब हाइड्रोजन, कॉलिंग मतलब यहाँ पे कॉपर, मी मतलब ऊपर का जो मी था मैग्नीशियम था, और यहाँ पे जो मी था और ए था आई लाइक हर कॉलिंग मी ए स्वीट गाई। तो स्वीट का मतलब सिल्वर हो जाता है, राइट, ए जी, और गाई का मतलब गोल्ड हो जाता है। और ए क्या होता है और मी क्या होता है, ये एक मिनट, मी शायद होता है यहाँ पे मैग्नीज शायद होता है या क्या होता है, जस्ट आई विल सी, ओके जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे हमने ए मतलब कहाँ तक पढ़ा था, सॉरी, ए मतलब एल्युमिनियम, जेब्रा मतलब जेडन, जिंक, आई मतलब आयरन, लाइक मतलब लेड होगा, राइट, यहाँ पे लिथियम नहीं होगा, लाइक मतलब लेड हो गया, हर मतलब हाइड्रोजन, कॉलिंग मतलब कॉपर, मी मतलब यहाँ पे मरकरी हो गया, और ए स्वीट गाई, स्वीट मतलब कॉलिंग में स्वीट गाई, और स्वीट मतलब सिल्वर हो गया, गाई मतलब गोल्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो इसमें क्या है कि वही पूछ रहा है कि जिंक मैग्नीशियम और कॉपर, ये तीन के साथ ये सारे सॉल्ट को हमने
ऑक्साइड्स को मिलाया है, हीट किया है, तो कहाँ कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वो देखते हैं। तो जैसे जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर है, राइट, और यहाँ पे जिंक और मैग्नीशियम और कॉपर है। तो आप सबसे इसको रिएक्टिविटी टेबल में देखोगे तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक, उसके बाद कॉपर, ये ऑर्डर है, राइट। तो मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक कॉपर को रिएक्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नीशियम, नहीं सबसे पहले जिंक दिया तो जिंक देख लेते। तो जिंक केवल कॉपर को ही, जिंक से कम रिएक्टिव क्या है, कॉपर है, राइट। मैग्नीशियम को तो ये नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, तो मैग्नीशियम में कोई रिएक्शन नहीं होगी। और जिंक ऑक्साइड को जिंक में मिलाओगे तो जिंक का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा। और कॉपर ऑक्साइड में कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, राइट, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। फिर मैग्नीशियम आता है, तो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव क्या है, जिंक और कॉपर है, तो जिंक में भी जाएगा तब भी उसको डिस्प्लेस कर देगा। और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम मिलाओ तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, और कॉपर में ही जाएगा तो वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कर देगा। फिर कॉपर क्या है, कॉपर जिंक और मैग्नीशियम दोनों से ही लेस रिएक्टिव होगा, तो ये कॉपर का जिंक के साथ मिलाओगे तब भी इसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। कॉपर मैग्नीशियम के साथ करोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। और कॉपर ऑक्साइड में मिलाओगे तब तो कोई मतलब ही नहीं है, ओके। फिर व्हिच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, तो हमने गोल्ड और सिल्वर देखा था कि जिसमें कोरोजन उतना आसानी से नहीं होता। गोल्ड में तो बिल्कुल नहीं होता है, सिल्वर में तो वो आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम ब्लैक बिकॉज ऑफ दिस सल्फर प्रेजेंट इन द एयर, ओके। व्हाट आर द एलॉयज, एलॉय क्या होते हैं वो भी हमने देखा कि दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो एलॉय होता है। होमोजीनियस आपको मेंशन करना ज़रूरी है, राइट, होमोजीनियस, बिकॉज होमोजीनियस में मतलब उसका जो कहीं पे भी आप जाओगे मिक्सिंग का जो रेशियो होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल्स वो सेम होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब यही होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि जैसे आयरन और कॉपर लिया, आयरन और कॉपर, तो यहाँ पे कार्बन इकट्ठा है, यहाँ पे बहुत सारा आयरन है, फिर यहाँ पे कार्बन थोड़ा सा, यहाँ पे का, तो थ्रू आउट जैसे जैसे आप पार्ट में जाओगे हर जगह पे आयरन और कॉपर सेम रेशियो में मिलने चाहिए थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल्स। तो होमोजीनियस वर्ड वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है एलॉय के केस में, ओके। फिर यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है वो सब दिया गया है, यू कैन रीड इट आउट, है ना। एलॉय की डेफिनेशन यहाँ पे हो गई नीचे, जो मैंने बताया, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड या मेटल्स या नॉन मेटल का, मेटल या नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होगा, या दो से अधिक मेटल्स का भी होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, ओके। सो ये हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक अप द एक्सरसाइज, ओके। थैंक यू वेरी मच।